एक नामी ऑफिस की चमचमाती बिल्डिंग के अंदर एचआर हेड सना अपनी हील्स की आवाज के साथ कॉरिडोर में चलती हुई बाथरूम एरिया की ओर बढ़ रही थी। अचानक उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी जो झुककर फर्श पर झाड़ू लगा रही थी। रेवा तू ये सब क्यों कर रही है? रेवा का सिर अचानक ऊपर उठा, उसके हाथों से झाड़ू छूट गई। आंखों में हैरानी और शर्मिंदगी के भाव उभर गए। 2 महीने पहले की बात है। रेवा की जिंदगी कुछ और ही थी। एक छोटे से कच्चे मकान में भीषण गर्मी का प्रकोप। पंखा चल रहा है लेकिन हवा जैसे आंखें लपेटे उड़ा रही थी। रेवा अपनी छोटी बहन पायल को पंखे के नीचे बैठाकर हाथ से हवा कर रही थी। दीदी बहुत गर्मी है, ठंडा पानी भी गर्म हो गया। थोड़ा और सब्र रख मेरी राजकुमारी। एक दिन हमारे घर में एसी आएगा, फ्रिज आएगा, तब देखना कितना मजा आएगा। तभी दरवाजे पर खटखटाहट हुई। रेवा के पिता हरि नारायण थके हारे घर के अंदर आए। आए रे मेरी किस्मत, आज भी 4 गिलास ही शरबत बेच पाया हूँ। इस तपती गर्मी में लोग अपने घर से नहीं निकलते हैं। बेटा, कैसा रहा तेरा परिणाम? पापा, मैंने 87% मार्क्स के साथ पास किया है। हरि नारायण की आंखों में आंसू आ गए। वो रेवा को गले से लगा लेते हैं। वाह मेरी शेरनी, तूने तो कमाल कर दिया। काश मैं तुझे कॉलेज भेज पाता, लेकिन बेटा हमारे हालात तू जानती है। पापा, मुझे कॉलेज नहीं जाना, मैं काम करूंगी। देखना, अपनी पहली सैलरी से इस घर में एसी और फ्रिज लेकर आऊंगी। आज के जमाने में लड़कियां घर चलाती हैं, और वैसे भी अब इस घर में गर्मी से बेहाल होकर नहीं रहना मुझे। देखो ना, पायल कितनी परेशान रहती है। रेवा पायल की ओर इशारा करती है जो पंखे के नीचे अभी भी पसीने से तरबतर थी। लेकिन बेटा तेरे पास तो अच्छे कपड़े भी नहीं है और ना ही तुझे इंग्लिश बोलने का तजुर्बा है। मेरी फिक्र मत करो पापा, मेरे पास ईमानदारी और मेहनत का हुनर है। बस मुझे एक मौका दो। अगले दिन सुबह रेवा अपनी सबसे अच्छी साड़ी पहनकर नौकरी की तलाश में निकल जाती है। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था और आंखों में सपने थे। आज नहीं तो कल मैं अपना सपना जरूर पूरा करूंगी। इस परिवार को गर्मी से निजात दिलाऊंगी। लेकिन नौकरी की तलाश आसान नहीं थी। पहले दिन रेवा को 5 जगहों से निराशा ही हाथ लगी। तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती, कंप्यूटर चलाना नहीं आता, फिर काम क्या करोगी यहाँ? हमें ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है जो हमारी कंपनी की इमेज को डाउन करें। शाम तक रेवा थक चुकी थी, लेकिन उसका हौसला अभी भी बुलंद था। अंतिम प्रयास के लिए वो एक बड़ी कंपनी में पहुंची। मैडम, क्या मैं मैनेजर से मिल सकती हूँ? मुझे काम की जरूरत है। अपॉइंटमेंट है? नहीं, लेकिन मैं उनसे 5 मिनट बात करना चाहती हूँ, प्लीज। तभी दरवाजे पर एक सज्जन अंदर आते हैं जो कंपनी के मालिक विवेक होते हैं। क्या बात है? क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या हुआ आपको? कुछ काम है क्या? किसी से मिलना है? सर, मुझे काम की जरूरत है। मैंने 12वीं पास की है 87% से। मैं मेहनत करना चाहती हूँ, कंप्यूटर सीख लूंगी, अंग्रेजी भी सीख लूंगी। बस मुझे एक मौका चाहिए। ठीक है, आप कल से आ जाइए। हमारे अकाउंट्स वाले मैनेजर को आपकी जरूरत पड़ सकती है। तनख्वाह कम होगी, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। और जो लोग सीखना चाहते हैं, हमारी कंपनी उनका वेलकम करती है। थैंक यू सर, मैं आपको कभी भी निराश नहीं होने दूंगी। उस रात रेवा अपने घर खुशी खुशी लौटी। उसके चेहरे पर चमक थी। वो नहीं जानती थी कि आगे कैसी चुनौतियां उसका इंतजार कर रही हैं, लेकिन उसके दिल में एक ही धुन थी, परिवार के लिए एसी और फ्रिज लाना। अगले दिन रेवा अपनी पहली नौकरी पर पहुंची। आशाओं से भरा दिन, सपनों से भरी आंखें। तो तुम हो वो नई लड़की? और ये क्या, साड़ी पहन कर आई हो? ऑफिस में कोई साड़ी पहन कर आता है? और ये क्या देख रहा हूँ मैं, तुम्हारे हाथों में मेहंदी? ये कंपनी है, इस कंपनी की इमेज भी है। ये सब यहाँ नहीं चलता है। सॉरी सर, मेरे पास वेस्टर्न कपड़े नहीं है। इस गवारों की रानी को सर ने नौकरी क्या दे दी? ये तो हमारे सर पर नाच रही है। लगता है हमारे सर का दिल आ गया इस पर। दिन ब दिन समीर ने रेवा का जीना मुश्किल कर दिया। अकाउंटिंग सिखाने की बजाय वो उसे ऑफिस में झाड़ू लगाने, चाय बनाने और बाथरूम साफ करने के काम सौंपता गया। बेचारी किस्मत की मारी है, पर ये काम छोड़ क्यों नहीं देती? मैं नहीं हारूंगी। पापा ने कहा था, जिंदगी की लड़ाई में जो हार मान लेता है वो कभी जीत ही नहीं पाता। मेरे सपनों से बड़ा कोई अपमान नहीं है। रात को जाकर भी रेवा मुस्कुराती और अपने दर्द को छिपाती। दीदी एसी कब आएगा? हाँ, बस थोड़े दिन और मेरी राजकुमारी,
फिर हमारा महल ठंडा ठंडा हो जाएगा। रात को अकेले में रेवा खूब आंसू बहाती, फिर अपने माँ बाप की तस्वीर को देखकर खुद को संभालती। मैं कल फिर लड़ूंगी, मैं हार नहीं मानूंगी। 2 महीने बीत गए। एक दिन ऑफिस में एक बड़ी मीटिंग होने वाली थी। अकाउंट्स की रिपोर्ट कौन बनाएगा? 1 घंटे में मीटिंग है। सर, मैंने रात भर जागकर रिपोर्ट तैयार कर ली है, आप देखना चाहोगी? समी ने नाराजगी से रिपोर्ट देखी और चुपचाप बैग में रख ली। रेवा की मेहनत फिर से अनदेखी की गई। मीटिंग के लिए एक प्रसिद्ध कंपनी की HR हेड आई थी, सना, जो रेवा की स्कूल फ्रेंड थी। मीटिंग के बाद उसने ऑफिस टूर मांगा। हाँ, क्यों नहीं, समीर आपको दिखा देगा। तभी वो लकीर और फकीर वाला मोड़ आ चुका था। सना बाथरूम के पास गुजर रही थी और वहाँ पर रेवा, तू ये सब क्यों कर रही है? सना, वो मैं तू तो हमारे स्कूल की टॉपर थी ना, तो इस तरह ये सब क्या कर रही है तू? रेवा बस एक आंसू ही गिरा पाई और सारी कहानी उसके आंसू में जो समाई थी। किसने तुझे ये सब करने को कहा? अब सना को पूरी सच्चाई पता चली। वो सीधा विवेक के ऑफिस पहुंची। विवेक जी, आपकी कंपनी में क्या हो रहा है आप जानते हैं अच्छे से। जिस लड़की ने आज की मीटिंग के लिए शानदार रिपोर्ट बनाई थी, उससे आपके मैनेजर टॉयलेट साफ करवा रहे थे। क्या मतलब? ये रिपोर्ट? ये सब ना रेवा की मेहनत है। मैंने समीर के बैग में देख लिया था, उस पर रेवा का नाम लिखा हुआ था, जिसको काटने की कोशिश की गई। सब खुल गया। विवेक ने तुरंत समीर को बुलाया। समीर, ये क्या किया तुमने? तुम पे इतना यकीन था मुझे। तुम किसी के साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकते हो? सर, वो गांव की लड़की। बस रेवा, आज से तुम अकाउंटिंग की हेड हो और तुम समीर, तुम्हें काम से मैं निकाल सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी फैमिली की क्या गलती है? इसलिए काम से मैं तुम्हें निकालूंगा नहीं, तुम्हारा ट्रांसफर करूंगा। 1 महीने बाद रेवा को उसकी नई पोजीशन पर पहली सैलरी मिली। 3 गुना ज्यादा थी वो सैलरी और वो उसे लेकर इलेक्ट्रॉनिक शोरूम पहुंची। मैडम जी, क्या दिखाऊं आपको? मुझे सबसे अच्छा एसी, सबसे बड़ा फ्रिज और हाँ, एक छोटा सा कूलर भी। रेवा ने अपनी माँ के लिए सूती साड़ियाँ और पिता के लिए हल्के कपड़े भी खरीदे। शाम को जब डिलीवरी मैन उनके घर के सामने आकर रुका तो मोहल्ले के लोग देखने के लिए इकट्ठा हो गए। जब एसी और फ्रिज घर के अंदर लाए गए तो पायल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दीदी, वाकई एसी आ गया, फ्रिज भी। आप सच बोलती थी, आप कभी झूठ नहीं बोलती। रेवा की आंखों में आंसू थे और आज ये खुशी के आंसू थे। एसी चालू होते ही घर में ठंडी हवा फैल गई। सुधा ने फ्रिज में ठंडाई रख दी। बेटी हो तो ऐसी, तूने आज साबित कर दिया कि तू बेटे से कम नहीं है। बेटे और बेटे में कोई फर्क नहीं है। तूने हमारे लिए बेटे से बढ़कर काम किया है। पापा, ये तो सिर्फ शुरुआत है, अब हम अच्छे दिन देखेंगे। हे भगवान, मेरी रेवा पर अपनी कृपा बनाए रखना। वो मेरी ताकत है, उसको हमेशा खुश रखना। उस रात घर में पहली बार ठंडी हवा में सोते हुए हरिनारायण ने अपनी बेटी की ओर देखा। सोते हुए भी उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने आसमान की ओर देखा और भगवान का शुक्रिया किया। पंखे की हवा की जगह अब एसी की ठंडी हवा घर में बह रही थी। गरीबी की गर्मी को हराकर एक बेटी ने सपनों की ठंडक पूरे घर में फैला दी थी। सावित्री की मीनू और ज्योति नाम की 2 बहुएं थी, लेकिन दोनों ही बहुत आलसी थी, क्योंकि दोनों ही शारीरिक रूप से बहुत मोटी थी। वहीं दूसरी तरफ उनकी सास सावित्री पतली थी, जिसके चलते उसके आस पड़ोस वाले हमेशा सावित्री का मजाक उड़ाया करते थे। एक दिन सुबह के समय मोहल्ले की सभी औरतें सब्जी वाले से सब्जी ले रही होती हैं। तभी सावित्री भी वहां आ जाती है, जिसे देखकर कमला बोलती है, सावित्री, तू यहाँ क्या कर रही है? भला तुझे सब्जियाँ लेने की क्या जरूरत है? क्यों कमला, तू ऐसे क्यों बोल रही है? मैं अगर सब्जी नहीं लूंगी तो बनाऊंगी क्या? हवा पीकर थोड़ी ना जीऊंगी। तू सब्जियाँ लेती भी है तो कौन सा तेरे घर में खाना बनता है? खाना तो फिर भी बाहर से ही आता है। मैंने तो आज तक नहीं देखा कभी तेरी बहुओं को रसोई में खड़े। बहुएं नहीं बनाती तो क्या हुआ, मैं तो बना सकती हूँ। जब इस घर में बहुएं नहीं थी तब क्या मैं अपने लिए खाना नहीं बनाती थी, खाना नहीं खाती थी? अरे सावित्री, तू तो बुरा मान गई है। मैंने ऐसा कब बोला? लेकिन 2 बहुओं होने के बाद भी अगर तुझे रसोई में खड़े होकर खाना बनाना पड़े तो बहू होने का क्या ही फायदा है? इससे अच्छा तो तू अपने बेटों की शादी ही नहीं करती। बहुओं के सहारे तुम जैसे औरतें रहती होंगी, मेरे जैसी नहीं। मैं खुद के लिए भी बना सकती हूँ और 4 लोगों को बनाकर खिला भी सकती हूँ। इतनी ताकत है मुझ में। किसमें कितनी ताकत है? वो तो तेरा दुबला पतला शरीर और तेरी बहुओं का मोटा शरीर बता ही रहा है।
इस गलतफहमी में मत रहियो कमला। मेरा शरीर बेशक दुबला पतला है, लेकिन मैं 4 लोगों के बराबर का काम कर सकती हूँ, जो शायद तू या मेरी बहुओं में से कोई नहीं कर सकता। बड़ी आई मुझे सिखाने वाली। सावित्री की बात सुनकर वहाँ खड़ी सभी औरतें कमला पर हंसने लगती हैं और कुछ देर बाद सावित्री सब्जियां लेकर घर के अंदर आ जाती है। सुबह के 10 बज गए होते हैं, लेकिन उसकी दोनों बहुओं में से किसी की आंख नहीं खुली होती है। तभी वहाँ अपनी बहू को जोर जोर से आवाज लगाती है। अरे दोनों के दोनों मर गई हो या जिंदा हो? अगर जिंदा हो तो सुबह के 10 बज गए हैं, उठ जाओ मीनू बहू और ज्योति बहू। अपनी माँ की आवाज सुनकर मयंक की आंख खुल जाती है और वो मीनू को जगाते हुए बोलता है, मीनू मीनू उठ जाओ यार 10 बज चुके, उठ जाओ। अरे माँ जोर जोर से तुम्हें और ज्योति को बुला रही है यार, उठो ना। अरे कितना सोती हो, वो बेचारी कब से चिल्ला रही है। अरे जल्दी उठो। क्या जी, आप रात में भी मुझे चैन से सोने क्यों नहीं देते? बहुत जोर से नींद आ रही है, मेरी कमर में बहुत दर्द है, मैं कहीं नहीं जाने वाली। चिल्लाने दीजिए, उनको थोड़ी देर चिल्लाएंगे और चुप हो जाएंगी। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है क्या? अभी रात नहीं, सुबह के 10 बज रहे हैं। लगता है तुमको ना मेरी बात सुनाई नहीं दे रही थी। अरे उठ जाओ यार, अब बोलो तो, उठोगी कि नहीं? आप दोनों माँ बेटे ने मिलकर मेरा जीना हराम किया हुआ है। चैन से लेटने बैठने भी नहीं देते हैं। पता नहीं इनको क्या दिक्कत है जो सुबह सुबह चिल्लाने लगी। मीनू इतना कहकर नींद में धीरे धीरे उठ रही होती है, लेकिन उसे उठा नहीं जाता। तभी मयंक बोलता है, इसीलिए कहता हूँ थोड़ा वजन कम करो, लेकिन मोटापा कम करने की जगह और बढ़ाती रहती हो। अरे तुम तो 1 घंटे से उठने की कोशिश कर रही हो, लेकिन अभी तक उठ नहीं पाई। देखो जी, मेरे शरीर पर मत जाओ। जो भी हूँ, जैसे भी हूँ, अपने लिए बहुत अच्छी हूँ मैं। अच्छी कुछ नहीं हो, खा खा कर ना मोटी हो गई हो। अरे 1 घंटे से कहना उठ जाओ, उठने की कोशिश कर रही हो, उठ पा रही हो क्या? अगर आपको इतनी ही तकलीफ हो रही है तो आप ही जाकर माँ जी को बोल दीजिए ना कि आ रही हूँ मैं। वो तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक तुम उठोगी ना, तब तक माँ पूरा घर सर पे उठा चुकी होंगी। मयंक इतना कहकर बिस्तर से उठकर नीचे जाने लगता है। तभी वो देखता है कि ज्योति वहाँ पहले से खड़ी होती है और उसकी माँ उसे सुना रही होती है। ये देखकर वो वापस अपने कमरे में जाता है और मीनू से बोलता है, नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अब तुम ही जाओ, मैं नहीं जा रहा। वैसे सुबह सुबह माँ से डांट नहीं खानी मुझे, वैसे भी माँ ज्योति को सुना रही है। तुम जाओ, तुम्हारा नंबर है, अगर मैं गया ना तो मुझे सुना देंगी। ये सुनकर मीनू जैसे तैसे जल्दी से उठकर तैयार होकर नीचे जाती है। तभी उसकी सास बोलती है, पता नहीं कौन सी घड़ी में मैं तुम दोनों भैंसों को अपने घर में बहू बनाकर ले आई। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। माँ जी अब आप पतली हैं तो हम क्या ही कर सकते हैं, हम आपको खाने को मना थोड़ी ना करते हैं। जब खाने के लिए कुछ छोड़ो तभी तो मैं खाऊंगी, बनाना तुम्हें होता नहीं। बाहर की चीज मैं खाती नहीं हूँ तो खाऊं क्या, तुम्हारा सर? माँ जी, अब हम क्या करें? अगर हम बनाते भी हैं तो आप कहाँ ही खाती हो, और आपको हमारा बनाया हुआ खाना पसंद ही नहीं आता है। सुबह के 10 से ऊपर हो रहे हैं, अभी तक तुम लोगों की ठीक से आँख तक नहीं खुली है, और तुम लोग कह रहे हो कि तुम लोग खाना बनाते हो। शर्म कर लो, इतना झूठ मत बोलो। तुम जैसी बहुओं को पाकर तो मेरी किस्मत ही फूट गई। सावित्री अपने दोनों बहुओं को खरी खोटी सुनाकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसकी बहुओं पर सावित्री की किसी भी बात का कोई असर नहीं होता, ना ही वो अपना खाना पीना कम करती है। एक दिन अचानक से उनके घर में आग लग जाती है। दुबले पतले होने के कारण सावित्री झटपट से बाहर आ जाती है और अपनी मदद के लिए मोहल्ले वालों को बुला लेती है, लेकिन शरीर से मोटे होने के कारण मीनू और ज्योति अपने अपने कमरे में फंसकर रह जाती हैं, और जब तक वो कमरे से बाहर आती पूरे घर में आग लग चुकी होती है। ये देखकर दोनों बहुत डर जाती हैं और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं। माँ जी आप कहाँ हैं? माँ जी बचाइए, वरना हम दोनों जलकर मर जाएंगे। माँ जी। माँ क्या हुआ, आप चिल्ला क्यों रही है? सब कुछ ठीक तो है ना? आप ठीक हो ना? बेटा मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मेरी बहुएं ठीक नहीं है, वो अंदर ही हैं। मैंने अभी उनकी आवाज सुनी, बेटा उन्हें बचा ले। माँ आप शांत हो जाइए, आप चिंता मत कीजिए, मैं जाता हूँ, मैं दोनों को लेकर आता हूँ। आपको मुझ पर विश्वास है ना? हाँ बेटा, मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है कि तू सब कुछ ठीक कर देगा। बस जल्दी से मेरी बहुओं को बाहर निकालना, अगर उन्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? जैसी भी है मेरी बहुएं हैं। मयंक जैसे तैसे करके आग से बचते हुए घर के अंदर जाता है और ज्योति और मीनू दोनों को बचाकर घर से बाहर लेकर आता है। कुछ देर बाद माहौल शांत हो जाता है। अभी सावित्री अपनी बहुओं से बोलती है, तुम दोनों ठीक हो ना? तुम दोनों को कोई परेशानी तो नहीं है ना? जी माँ जी, हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, इतनी भयंकर आग लगी तो लगी कैसे, और तुम लोगों को पता नहीं चला क्या जो तुम लोग बाहर नहीं आई?
अगर आज मैं सही समय पे नहीं आता तो पता नहीं कितना बड़ा हादसा हो जाता। जब आग लगी तब तो हमें पता चल गया, लेकिन अपने मोटापे के चलते हम बिस्तर से उठकर कमरे से बाहर तक नहीं निकल पाए। काफी समय लग गया, तब आग काफी ज्यादा फैल चुकी थी, इस वजह से हम निकल नहीं पाए। लेकिन ये आग लगी कैसे, ये बताओ। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, ये आग मेरी वजह से ही लगी है। वो क्या है ना कि लास्ट में खाना मैंने ही बनाया था और शायद मैं गैस बंद करना भूल गई और आलस में दोबारा उठकर मैंने चेक भी नहीं किया। अपने मोटे शरीर के चक्कर में ना तुम लोग बहुत आलसी हो चुकी हो। बेसिक चीजों का तो अच्छे से ध्यान रख सकती हो ना तुम। आज तुम्हारी लापरवाही के कारण इतना बड़ा हादसा हो गया। इसलिए कहता हूँ थोड़ा वजन कम करो, अपने शरीर पे ध्यान दो, आलस दूर करो। लेकिन नहीं सुननी किसको यहाँ पर। मयंक बेटा बिल्कुल सही कह रहा है। बहुओं, तुम लोग अपने मोटापे को थोड़ा कम कर लो, ताकि जब भी कोई ऐसी समस्या आए तो कम से कम तुम लोग अपनी सुरक्षा तो कर सको। मुझे देखो, पतली होने के कारण जैसे ही मुझे आग का पता चला मैं जल्दी से घर से बाहर आ गई। उस दिन के हुए हादसे की वजह से मीनू और ज्योति दोनों की आंखें खुल जाती हैं और उन्हें सच में एहसास होता है कि मोटापे के कारण उन्हें आगे भी अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिसके कारण उस दिन से वो अपने खान पीन में परिवर्तन करना शुरू कर देती हैं। साथ ही अपने सास के खान पीन का अच्छी तरह से ध्यान रखने लगती हैं।